हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोबिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर देयर। There are basically two types of electricity in our surrounding, or we can say in electronics. One type of electricity is known as static electricity and another kind of electricity is known as current electricity. तो स्टैटिक का मतलब होता क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी वो कोई इलेक्ट्रिसिटी ऐसा होगा जो कि रुका हुआ होगा, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक कहेंगे। अभी बात करते हैं दूसरे तरह की इलेक्ट्रिसिटी, और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या होता है? चलते रहना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक मटेरियल हमने कंसीडर किया है। इस मटेरियल को देखते हुए हम समझेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे के पूरे इस मटेरियल के अंदर ही हैं, है ना। अब बताइए कि इस जो मटेरियल है ये वाला, इसमें चार्ज कितना होगा? इस पर चार्ज कितना होगा? यानी ये जो मटेरियल हमने कंसीडर किया है इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पर चार्ज कितना होगा? हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने चार्ज होंगे। कुछ लोग कुछ और बोल रहे होंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा चार्ज ज़ीरो। यानी कि इस मटेरियल पर चार्ज कितना बनेगा आपका? इस मटेरियल पर चार्ज होगा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन भले ही यहाँ पर फ्री है, लेकिन प्रोटॉन भी तो है इसके चार्ज को कैंसिल आउट करने के लिए। इसलिए इस मटेरियल पर चार्ज कितना है? मटेरियल पर चार्ज है ज़ीरो। अभी देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स का कंडीशन कैसा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक वैसे ही कंडीशन में हैं जैसे कि अभी हम लोग हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि हमें लॉकडाउन में घर में ही रहना है, जो करना है घर पे ही करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। इसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स को भी कहा गया है कि भाई तुम्हें इस मटेरियल के अंदर ही रहना है। ठीक है, तुम फ्री हो तो तुम घूमो, लेकिन मटेरियल के अंदर ही घूमो, मटेरियल से बाहर आपको नहीं जाना है। अब यहाँ पर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हैं महानुभाव, जिनका नाम है HNS। अब HNS क्या हुआ? HNS का फुल फॉर्म है हम नहीं सुधरेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन महाशय जो हैं, ये जब छोटे थे तो इनसे जब कहा जाता था कि भैया आज जो है सब्जी कम है, दाल ज़्यादा है, तो इनको उस दिन सब्जी से खाना होता था। फिर किसी दिन अगर इनसे कहा जाता था कि आज सब्जी ज़्यादा है, दाल कम है, तो उस दिन इनको पूरा खाना दाल से खाना होता था। ठीक है, तो HNS टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं। तो अब देखिए ये HNS भाई साहब क्या है? सबको कहा गया है कि लॉकडाउन में घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो HNS ने कहा कि हम कैसे मान सकते हैं, हमको तो निकलना है। और ये क्या किए? निकल भी गए। अब जब ये HNS निकल गए तो क्या होगा? पहले इस पूरे मटेरियल पर चार्ज कितना बना हुआ था? पहले मटेरियल पर चार्ज था ज़ीरो। क्यों था? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन जब HNS बाहर निकल गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब क्या हो जाएगा? अब इस मटेरियल के अंदर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब मटेरियल पर चार्ज कैसा आ जाएगा? मटेरियल पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाते तो मटेरियल पर कितना चार्ज आता? +2 चार्ज आ जाता। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते तो +3। यानी इसी तरह से आपका चार्ज बढ़ता घटता रहता।
ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि इस केस में हो क्या रहा है। यहाँ पर आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसका जो न्यूट्रलाइज कंडीशन था वो ख़त्म हो जाएगा और ये चार्ज मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए ये वाला जो चार्ज है ये कहीं चल रहा है, चल के कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये तो बस एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि ये हमने यहाँ पर चार्ज लगा दिया, मतलब कि इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इस तरह से जो चार्ज वाले इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इन इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिसिटी होगा ये एक प्लेस पर रुका ही रहेगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा, यानी ये इमोबाइल इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करते हैं दूसरे तरह की इलेक्ट्रिसिटी। वो जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी थी वो आपकी क्या थी? करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर चलने का काम कौन करता है? यहाँ पर चलने के काम करता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करेंगे? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है या फिर किसी मटेरियल पर जब कोई चार्ज आ जाता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर कई बार आपसे इसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा जो डेफिनेशन लिखा रहा है, अब उसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होता है ये। इसमें क्या कहा गया है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? ये जो है हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। नहीं समझ में आया? अभी आ जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा ये जो ए मटेरियल है ये सिलिंड्रिकल शेप में है। सिलिंड्रिकल शेप का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो सर्कुलर होगा। क्रॉस सेक्शन के बारे में आप जानते हो कि नहीं? जैसे कि आपने होली के टाइम में चिप्स देते हुए किसी को देखा है। ठीक है, तो देखिए जो आलू होता है उसको जनरली हम लोग किस साइज का लेते हैं? सिलेंडर के साइज का लेते हैं। और जब आलू को कट किया जाता है चिप्स देने के लिए तो उसमें से जो पीसेस निकल के आती हैं वो उसका साइज कैसा होता है? उसका साइज होता है सर्कुलर, यानी कि यही होता है क्रॉस सेक्शन। वो जो चिप्स निकल करके आ रहा है सिलिंड्रिकल शेप के आलू से, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट सिलेंडर। तो इसी तरह से ये जो आपका सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? इसका क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर। तो ये हमने यहाँ पर बीच में एक क्रॉस सेक्शन मान लिया, इमेजिन किया है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में, हमें टाइम हमेशा कैसा लेना है? हमें टाइम यूनिट ही लेना है। हो सकता है हम 1 सेकेंड ले ले, 1 मिनट ले ले, 1 आवर ले ले, कुछ भी ले, लेकिन उसमें 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितने चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास हो गए? अगर इसमें से 4 चार्जेस पास हो गए तो हम करंट की वैल्यू क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि जो करंट है वो कितना है? 4 एम्पियर का है। अब इसमें से बी में से अगर मान लो कि ये जो क्रॉस सेक्शन हमने बीच में कंसीडर किया है यहाँ से 8 चार्जेस पास हो गए 1 सेकेंड के अंदर, तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो तुरंत कितनी हो जाएगी? 8 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, जब किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी क्रॉस सेक्शन से जो यूनिट टाइम में पास कर जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक,
अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और Q की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू होता है NE। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू NE अपॉन टी। ये केस कौन सा है, ये केस है स्टेडी फ्लो का। स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं, अब मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में A से 1 सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन पास हुए, दूसरे सेकेंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन पास हुए, तीसरे सेकेंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन पास हुए, चौथे सेकेंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन पास हुए। यानी कि यहाँ पर जो फ्लो बना हुआ है चार्जेस का वो कैसा है, वो स्टेडी फ्लो है, यानी यूनिफॉर्म फ्लो है। अब बी की अगर बात करें तो सपोज कि पहले सेकेंड में बी में से भी 2 इलेक्ट्रॉन पास हुआ, दूसरे सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन पास हो गया, तीसरे चौथे सेकेंड में कभी 8 इलेक्ट्रॉन पास हो गया, कभी 10 इलेक्ट्रॉन पास हो गया, कभी 6 ही इलेक्ट्रॉन पास हुआ। ठीक है, तो क्या बी के केस में स्टेडी फ्लो बना हुआ है, नहीं, बी के केस में स्टेडी फ्लो नहीं है, यानी अनस्टेडी फ्लो है। तो जब फ्लो आपका अनस्टेडी होगा उस केस में फॉर्मूला आप क्या यूज़ करोगे, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। और अगर आपका फ्लो स्टेडी बना हुआ है तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू NE अपॉन टी। जनरली आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना होता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इसी को याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट का। देखिए करंट के बारे में एम्पियर ने काफ़ी कुछ बताया था, इसलिए ऑनर में एम्पियर को क्या यूज़ किया जाता है, एम्पियर यूज़ किया जाता है करंट की यूनिट के लिए, SI यूनिट के लिए। अभी हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी भी होता है। तो क्योंकि ये Q अपॉन टी होता है तो यहाँ से भी हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं इसका यूनिट का, कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। एक यूनिट आपकी हो गई एम्पियर, दूसरी यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड, किस में, SI यूनिट में। अभी बात करते हैं CGS यूनिट की। तो CGS में बच्चों चार्ज की यूनिट क्या होती है, CGS में चार्ज की यूनिट होती है स्टैट कूलम। तो स्टैट कूलम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन किसकी, डेफिनेशन 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए सीधे सीधे आप सिर्फ करंट का फॉर्मूला लिख दीजिए कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। लिख दिया, सबके आगे 1 1 1 आप इस तरह लगा दीजिए। अब 1 एम्पियर को अगर आपको थियोरी में या फिर लिख करके डिफाइन करना होगा तो आप क्या कहोगे, द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो इन 1 सेकेंड, या फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 सेकेंड में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर समझ में आया, लिख लोगे आप डेफिनेशन, क्या होता है, 1 सेकेंड में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। अभी बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो है नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका निकलेगा बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ से आपकी N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N इज इक्वल टू Q बाई
ई। क्यों? क्योंकि आपसे बोल ही दिया है कि 1 कूलम में कितने चार्ज हैं, यानी कि क्यू आपको कितना दिया हुआ है 1 कूलम। ई आप जानते हैं क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू को पुट कर दीजिए। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम से देखिए कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19। अभी क्या होगा, अब मान लो कि ये 10 के पावर 19 है तो 10 के पावर 19 में से एक 10 हमने निकाल करके इधर दे दिया 1.6 वाले टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻18 और यहाँ पर ये 10 आ गया, इसमें से 10 जब आ गया तो 10/1.6 इंटू 10⁻18 हो गया। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट क्यों नहीं होगी, क्योंकि नंबर का कोई भी यूनिट नहीं हो सकता। या फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो कुलम से कुलम यहीं पे कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट बचेगा, यहाँ पे नहीं बचेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।